अमेरिका वापस जाओ, ये मैसेज नाइजर ने पहुंचाया है। कहा है उसके यहाँ अमेरिकी सैनिकों के लिए कोई जगह नहीं है। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका में बसा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा, यूरेनियम और सोने का यहाँ पर पर्याप्त स्टॉक है। भारत भी खूब सारा सोना नाइजर से खरीदता है, बावजूद उसके नाइजर सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ऐसा क्यों, उसकी कहानी फिर कभी। आज की खबर यह है कि उसने अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को अवैध घोषित कर दिया है। ये सैनिक साल 2012 से नाइजर में हैं, साहिल रीजन में जिहादियों से लड़ाई के लिए। हुक्मनामे के बाद उनको वापस जाना पड़ सकता है। ये हाल के दिनों में अफ्रीका में अमेरिका को मिला दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने अमेरिकी डिप्लोमैट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने हाथ से निकाल दिया था। आरोप लगा वे सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे नाइजर ने अमेरिका से दोस्ती क्यों तोड़ी, पूरे मामले में ईरान का नाम कहां से आया और क्या अफ्रीका महाद्वीप में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले कहानी नाइजर की। शुरुआत बेसिक से करते हैं। नाइजर हर तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं? नाइजीरिया, चाद, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन। मुल्क का नामकरण नाइजर नदी के नाम पर हुआ। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, नील और कॉन्गो के बाद। नाइजर की राजधानी नियामी है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नाइजर में भारत का दूतावास यहीं पर है। नाइजर में भारत के राजदूत की सीट अभी खाली है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट खोलते ही 11 अगस्त 2023 का एक नोटिफिकेशन दिखता है। इसमें नाइजर में मौजूद भारतीयों को तत्काल प्रभाव से निकलने की सलाह दी गई है। दरअसल 26 जुलाई 2023 को नाइजर में सेना ने तख्ता पलट किया था। इसके चलते स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी और इसी संदर्भ में भारतीयों को दूर रहने के लिए कहा गया था। नाइजर की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। 98% लोग यहाँ पर इस्लाम को मानते हैं, बाकी में ईसाई और दूसरे धर्म के लोग आते हैं। मुस्लिमों में भी विभाजन है। लगभग 93% मुस्लिम सुन्नी हैं, 7% शिया। नाइजर साहिल रीजन का भी हिस्सा है। साहिल अरबी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है तट या किनारा। धरातल पर सहारा रेगिस्तान और सवाना के घास के मैदान के बीच के इलाके को कहते हैं साहिल। इसका पूर्वी किनारा लाल सागर, जबकि पश्चिमी किनारा अटलांटिक सागर से मिलता है, सेनेगल से लेकर इरिट्रिया तक। अब तक आपको नाइजर का भूगोल समझ आ चुका होगा। अब इतिहास की बारी। नाइजर को फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाया था 1890 के दशक में। 1958 में स्वायत्त प्रांत का दर्जा मिला। 1960 में पूर्ण आज़ादी मिल गई। हमानी डियोरी मुल्क के पहले राष्ट्रपति बने। डियोरी ने नाइजर की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। वो अफ्रीकी देशों के अधिकारों को लेकर मुखर थे, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इसके अलावा सूखे और भोजन की कमी ने उनकी पोजीशन कमज़ोर कर दी। नतीजतन 1974 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद से परंपरा चल निकली। अगले 50 वर्षों में और 7 दफ़ा सैन्य तख्ता पलट हुआ। आखिरी तख्ता पलट हुआ जुलाई 2023 में, जब सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को नज़रबंद कर दिया। फिर सरकारी चैनल पर ऐलान किया कि मुल्क का निज़ाम बदल चुका है, अब से हम राजा हैं, हमारे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा की, मांग रखी कि बजूम को रिहा किया जाए, मगर फौज नहीं मानी। तब से नाइजर पर मिलिट्री हुंटा का शासन है। मिलिट्री हुंटा की सबसे ज़्यादा नाराज़गी फ्रांस से थी। 1960 में आज़ादी के बाद भी नाइजर के इंटरनल मैटर में फ्रांस का दखल बना रहा। प्राकृतिक संसाधनों पर फ्रांस की कंपनियों का कब्जा था। सरकार चलाने वाले फ्रांस के आशीर्वाद से कुर्सी पर बैठते थे। मोहम्मद बजूम पर भी आरोप लगे कि वो फ्रांस और अमेरिका के हाथों की कठपुतली हैं। सेना ने कुर्सी हथियाने के तुरंत बाद फ्रांस को अपना दूतावास बंद करने के लिए कहा। फ्रेंच सैनिकों को भी नाइजर छोड़ने का आदेश दिया। ये सैनिक साहिल रीजन में इस्लामी आतंकियों से लड़ने के लिए तैनात किए गए थे। साहिल में 2010 के दशक से इस्लामी आतंकवाद पनप रहा है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 देशों नाइजर, चाद, बुर्किना फासो, माली और मॉरिटानिया ने 2014 में G5 नाम का एक गुट बनाया था। फ्रांस ने उनकी मदद के लिए सेना भेजी थी। बाद में उनके ऊपर आरोप लगे। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर फ्रांस दादागिरी दिखा रहा है। वो उन देशों में अपनी मनमानी कर रहा है। फिर 2021 में माली, 2022 में बुर्किना फासो में फौज ने तख्ता पलट किया। उसके बाद उन्होंने G5 से निकलने का ऐलान कर दिया। जुलाई 2023 में नाइजर में भी वही हुआ। उसने भी G5 को छोड़ दिया और फ्रांस को जाने के लिए कहा। फ्रांस ने पहले तो
हीला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसे झुकना पड़ा। 22 दिसंबर 2023 को आखिरी फ्रेंच सैनिक नाइजर छोड़कर निकल गया। 2 जनवरी 2024 को फ्रांस ने ताला लगा दिया। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ दिखाई दी। साहिल में फ्रांस का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका था। उसने नाइजर में अपना एक ड्रोन बेस बनाया था। यहाँ से पूरे साहिल में निगरानी रखी जाती थी। ये फ्रेंच सैनिकों को सपोर्ट देते थे, लेकिन नाइजर की मिलिट्री हुंटा ने अमेरिका के साथ नरमी बरती। ना तो उसको दूतावास बंद करने के लिए कहा, ना ही सैनिकों को निकलने की कोई बात की। अमेरिका ने भी कहा कि अगर मिलिट्री हुंटा धीमे धीमे सिविलियन पार्टी को सत्ता सौंपती है तो सहयोग जारी रहेगा। अगस्त 2023 में अमेरिका ने अपना नया राजदूत नाइजर भेजा, और तो और 9 अक्टूबर तक उसने अपने बयानों में सैन्य तख्तापलट इस शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। फिर 10 अक्टूबर को अमेरिका का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने आधिकारिक तौर पर कहा कि जुलाई 2023 में नाइजर में जो हुआ वो तख्तापलट की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको दी जाने वाली मदद बंद की जाती है। अमेरिका ने नाइजर आर्मी में अरबों डॉलर्स का निवेश किया है, हथियार दिए हैं। नाइजर में भी अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रोन बेस है। 2018 की इंटरसेप्ट मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार इसको बनाने के लिए 10 करोड़ डॉलर, आज के समय में लगभग 830 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इसको चलाने में सालाना लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूएस आर्मी ने नाइजर के सैनिकों को भी ट्रेन किया था। इनमें से कुछ सैनिक बजूम को कुर्सी से हटाने में शामिल थे। खैर, अक्टूबर 2023 के बाद अमेरिका का अगला बड़ा बयान आता है दिसंबर 2023 में। कहा गया अमेरिका मदद चालू कर देगा बशर्ते नाइजर कुछ नियम और शर्तों को मान ले। इसी बाबत मार्च 2024 में अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम नाइजर पहुंची थी। उनके वापस लौटने के बाद ही नाइजर ने अमेरिका को झटका दे दिया। 16 मार्च को मिलिट्री हुंटा के प्रवक्ता कर्नल अमादो अब्दरमानी ने सरकारी चैनल पर संबोधन दिया। कहा, नाइजर तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ किए समझौते को रद्द करता है। नाइजर की धरती पर अमेरिकी सैनिकों और सिविलियन स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी अवैध है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट कहती है इस वक्त नाइजर में अमेरिका के लगभग 1100 सैनिक हैं। नाइजर में अमेरिका के 2 सैन्य अड्डे भी हैं। मिलिट्री हुंटा के ऐलान के बाद उनका भविष्य अधर में लटक गया है। नाइजर ने आधिकारिक तौर पर सैनिकों को निकालने या सैन्य अड्डों को बंद करने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन जानकारों का मानना है कि समझदार को इशारा ही काफी होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, डील टूटी क्यों? तात्कालिक वजह कर्नल अमादो के बयान से पता चलती है। अमादो के मुताबिक अमेरिका से आए डेलीगेशन को नाइजर में लोकतांत्रिक चुनाव और जिहादी गुटों के खिलाफ सैन्य अभियान जैसे मुद्दों पर बात करनी थी, लेकिन मीटिंग के दौरान अमेरिकी डेलीगेशन का रवैया बेहद घटिया था। उन्होंने ना तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का पालन किया, ना टीम के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी ही दी। मीटिंग के दौरान वे धमकी पर उतारू थे। इसके अलावा अमेरिका ने नाइजर पर ईरान के साथ यूरेनियम की डील का आरोप भी लगाया। नाइजर यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका इस्तेमाल बिजली से लेकर परमाणु बम बनाने तक में होता है। ईरान पर आरोप है कि वो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। कर्नल अमादो ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसा ही आरोप 2001 में इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर लगाया गया था। तब कहा गया था कि वो नाइजर से यूरेनियम खरीद रहा है, इससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जाएंगे। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ये आरोप बाद में फर्जी साबित हुआ। अमादो ने यह भी कहा कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि हमारे दोस्त कौन होंगे। तो अब आगे क्या होगा? अमेरिका और ईरान ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका अपनी मौजूदगी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। नाइजर, फ्रांस और यूरोपियन देशों के सैनिकों को पहले ही निकाल चुका है। अगर अमेरिका को भी निकलना पड़ा तो साहिल में पश्चिमी देशों के सामरिक और व्यापारिक हित खतरे में पड़ेंगे। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे से बात की। हमने उनसे पूछा, नाइजर की अहमियत क्या है? अमेरिका यहाँ अपनी मौजूदगी बनाकर रखना क्यों चाहता है? पूरे वेस्ट ने नाइजर को वेस्ट अफ्रीका में अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया था। वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट के नाम पे वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे देश भी, जर्मन और इटालियन, सबकी फोर्सेज वहाँ मौजूद थी। और इस रीजन में जहाँ इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सप्लाई वेस्ट में बनाए रखने के लिए इनको इस रीजन में एक कंट्री की ज़रूरत थी। और डेमोक्रेटिक होने के वजह से यहाँ पे इन्होंने अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, अपनी बेसेज बनाई, मिलिट्री बेस बनाई, ड्रोन्स सारे डिप्लॉय किए पूरे रीजन को मॉनिटरिंग के लिए। तो ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज और वेस्टर्न कंट्रीज के बेस के हिसाब से वेस्ट अफ्रीका में इम्पोर्टेंट था। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस थी कि ये चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज का बेस था, यहाँ पे जो इस्लामिक मिलिटेंट थे जो कि एग्रेसिवली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी इनरोड बना रहे थे
और वहाँ की गवर्नमेंट और मिलिट्री उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी अपने लोगों को, वो इसको कंट्रोल करना चाहते थे यहाँ रह के, क्योंकि इन देशों पे उनका आधिपत्य न हो, जिस वजह से अपनी वो सप्लाई लाइन बनाए रखें। तो अभी जो वहाँ पे कू हुआ और जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट को मिलिट्री ने हटा दिया और साथ साथ में ये फरमान इशू किया कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ से चले जाए। फ्रांस चला गया, दूसरे कंट्रीज के सोर्सेज चले गए, लेकिन यूएस लास्ट तक निगोशिएट कर रहा था कि किसी तरह से बने रहे। लेकिन 1000 फोर्सेज अभी उसके वहाँ पे हैं, और अभी ये जैसा आपने बताया, ये डिसाइड हो गया लास्ट वीक में कि ये फोर्सेज को भी जाना पड़ेगा और यूएस को भी वहां से वाइंड अप करना पड़ेगा। इसलिए नाइजर एक कंप्लीटली ऐसा देश जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के होल में था, अब इनके हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालिया महीने में बुर्किना फासो और माली के बाद नाइजर तीसरा ऐसा देश बनकर उभरा है जिसने वेस्ट से रिश्ते तोड़े हैं। इसके बरक्स वे रूस के अधिक नजदीक जा रहे हैं। इससे उनके सामरिक हितों पर क्या असर पड़ सकता है? वेस्ट अफ्रीका में अमेरिका और उनके जो सहयोगी देश हैं, उनका जो आधिपत्य है, दबदबा है, वो कम होता जा रहा है। उनको वहां से निकाला जा रहा है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर सब ने एक ग्रुप बना लिया है, ग्रुप ऑफ साहेल कंट्री, जिन्होंने वेस्ट अफ्रीकन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास, उसे रिजाइन कर दिया है और ये कहा है कि एक कंट्री पे जब अगर अटैक होगा तो हम सब लोग मिलके इसका सामना करेंगे। और इसमें तीनों में जो नैरेटिव है वो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करते हैं और हमें सब्जुगेट करते हैं। तो हम इनसे कोई अभी नाता नहीं रखेंगे, स्पेशल कनेक्शन नहीं रखेंगे। और इसमें ये चाह रहे हैं कि जो वैगनर ग्रुप है रसा का, जो कि एक मर्सिनरी फोर्स है लेकिन रसन इस्टेब्लिशमेंट से इनकरेज और सपोर्टेड है, उसको हम इस्तेमाल करके अपना प्रोटेक्शन करें दोनों के लिए। एक तो जो इस्लामिक मिलिटेंट जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे थे ड्रोन से, आर्मी इक्विपमेंट से और इंटेलिजेंस सप्लाई से, वो हमें वैगनर ग्रुप सपोर्ट करे और हम उस मिलिटेंट इनरोड्स जो इन कंट्रीज में हो रहा है उसको चेक करें। तो एक तो ये, दूसरा कि अब इनको ये भी खतरा है कि चूंकि इतने संसाधन हैं और इतने ज्यादा फायदे के रिसोर्सेज हैं वेस्ट के लिए, कि कहीं वेस्ट हम पे हमला न कर दे या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम पे कोई अटैक न कराए, जैसा कि एक प्रपोजल था नाइजीरिया के लीडरशिप में कि इस पे मिलिट्री मूव की जाएगी और नाइजर में सिविलियन रूल लाया जाएगा। तो इन्होंने इस चीज को ऐसे स्थापित किया कि इन्हें वैगनर ग्रुप का और रसा का सपोर्ट है, जो कि एक बहुत बहुत ही लो लेवल का सपोर्ट है अभी। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि अगर रसा इनको सपोर्ट कर पाए, वैगनर ग्रुप इफेक्टिवली सपोर्ट कर पाए, तो एक अल्टरनेटिव और काउंटर फोर्स के रूप में ये अपने आप को रशियन फोर्सेज के साथ जोड़ना चाहते हैं और उसका सहारा लेना चाहते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज की जो आधिपत्य है उसको कम करना चाहते हैं। आशंका जताई जा रही कि अमेरिकी फौज के निकलने के बाद वेस्ट अफ्रीका में जिहादी गुटों का दबदबा बढ़ सकता है, आतंकी गुटों को पैर पसारने का मौका मिल सकता है। इसका बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव होगा? ये अनुमान तो है ही कि आतंकी गुट को फायदा होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इन सारे देशों को सहायता दे रहे थे उनको उनकी जो इनरोड्स थे उसको चेक करने के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि इनके रहते हुए भी आतंकी ग्रुपों का जो इन पे अटैक था, जो इनको जो परेशान कर रहे थे, जो इनके जमीन को हड़प रहे थे, वो बहुत हद तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए माली में और बुर्किना फासो में भी मिलिट्री कू हुआ और वो इस चीज को रिजेंट कर रहे हैं कि आप हमें इस मामले में भी पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। नाइजर में भी यही मानना है कि ये मिलिट्री का सारा प्रेजेंस होते हुए भी ये हमारे इंटरेस्ट के लिए कम काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए ज्यादा कर रहे हैं। और चूंकि कुछ हद तक वेस्ट का भी इंटरेस्ट कोइंसाइड करता है कि चूंकि इनके जो संसाधन है उसको ज्यादा से ज्यादा हम ले जा सकें
और ज़्यादा से ज़्यादा इन आतंकी ग्रुपों के कंट्रोल से बाहर रखें, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन अभी तक वो बहुत हद तक इनको भी सफलता नहीं मिली है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि इस ग्रुप को, इस आतंकवादी ग्रुप को ज़्यादा मौका मिलेगा और कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, शायद हो सकता है। लेकिन देखना है कि जो पब्लिक सपोर्ट है कुछ हद तक इस रिजीम में, उस पब्लिक सपोर्ट को कितना इस्तेमाल कर सकती है वहाँ की जो जुंटा है तीनों कंट्रीज में, और रसा इनको कितना सपोर्ट दे सकता है इस चीज को काउंटर करने में। तो अभी ये देखना पड़ेगा। नाइजर के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी रूस से। रूस में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं। 15 से 17 मार्च तक रूस में वोटिंग हुई। अब रिजल्ट सामने आ गए हैं। पुतिन को 87% वोट्स मिले हैं। पुतिन ने जीत के बाद कहा, रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत है। पुतिन का जीतना पहले से तय माना जा रहा था। उनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें कोई दम नहीं था। सबसे प्रबल विरोधी अलेक्सी नवलनी जेल में थे। उनके चुनाव लड़ने पर बैन था। वोटिंग से कुछ दिनों पहले ही जेल में उनकी मौत हो गई। पुतिन के आलोचक इसके पीछे किसी साजिश की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर नवलनी चुनाव में खड़े होते तो पुतिन को कड़ी टक्कर उनसे मिलती। पुतिन की जीत पर दुनिया से क्या क्या रिएक्शंस आए। अमेरिका ने कहा कि रूस में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं थे। पुतिन ने विपक्षियों को जेल में डाला, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये चुनाव झूठे हैं, पुतिन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में चुनाव करवाना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ब्रिटेन और पोलैंड ने भी रूस के चुनाव में धांधली की बात दोहराई है। रूस में हुए चुनाव का तियापांचा समझना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी का संबंध हिंद महासागर से है। इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों से अपने एक जहाज को छुड़ा लिया है। इस ऑपरेशन में 40 घंटे लगे। नेवी की कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। 15 मार्च को ही नेवी ने हाईजैक हुए जहाज को घेर लिया था। उस समय लुटेरों की तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन नेवी ने फौरन जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद अपना ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। पहले ड्रोन हेलीकॉप्टर से जहाज पर मौजूद लुटेरों पर नजर रखी गई, फिर मार्कोस कमांडो जहाज पर भेजे गए। उसके बाद सभी लुटेरों ने सरेंडर कर लिया। जहाज में करीब 8 करोड़ रुपए का सामान था। जांच में पता चलेगा कि लुटेरों ने कितना सामान लूटा और कितना सामान जहाज में ही सुरक्षित है। आज की तीसरी सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका ने भारत के 21 मछुआरों को पकड़ लिया है। ये मछुआरे तमिलनाडु के थे। श्रीलंका ने कहा वे उसके जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका ने मछुआरों के साथ उनकी नाव भी जब्त कर ली है। 2024 में श्रीलंका ने कुल 146 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल कुल 240 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए थे। चौथी सुर्खी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सीमा के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया। 17-18 मार्च की दरमियानी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमला रिहायशी इलाकों में किया गया था। इसमें बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। अब तक पाकिस्तान की सरकार ने इन हमलों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन पाक फौज की मीडिया विंग ISPR की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया, हमने वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन किया है। इसमें 8 आतंकी मारे गए हैं। हमले में ताज़ा अपडेट यह कि 18 मार्च को अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। इसमें पाकिस्तान के एक फौजी के मारे जाने की खबर आई है। सनद रही हमला पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान पर हुए हमले के 2 दिन बाद हुआ है। उस हमले में पाकिस्तान के 2 फौजी मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था इसका बदला लिया जाएगा। ताज़ा हालात ये हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।